वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ दिस सेक्शन। आई होप आपने इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लिया होगा और आज के वीडियो में मैं CHSL रीजनिंग के लिए आपको 5 ऐसे प्रोफेशनल शॉर्टकट सिखाऊंगा जो आपका रीजनिंग को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। आइए ट्रिपल फायदे वाले सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं और शुरू करते हैं पार्ट 2। आइए क्वेश्चन नंबर 10। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड वर्चुअल इज अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमें एक वर्ड दिया जा रहा है यहाँ पे वर्चुअल और हमें ये पूछा जा रहा है कि कितने वो लेटर्स होंगे जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड रहेगी, सेम रहेगी जो वर्चुअल में है, अगर हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएं। क्या मतलब हुआ, आइए मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए समझाता हूँ। ये वर्चुअल में लिख लिया। वर्चुअल में लेटर्स की पोजीशन कैसे बन रही है? वी पहले नंबर पे, आई सेकंड नंबर पे, आर थर्ड नंबर पे, टी फोर्थ नंबर पे, यू 5, ए सिक्स नंबर पे और एल सेवंथ नंबर पे। ठीक है ना। अब इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे अल्फाबेट्स में होते हैं वैसे हम लगा लेते हैं। तो ए सबसे पहले आएगा, फिर आई आएगा, फिर एल आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, यू आएगा, देन वी आएगा। ठीक है। अब हमने इसके नंबर्स लिख लिए किस किस नंबर पे ही आ रहे हैं। अल्फाबेटिकल तरीके से लगाते हुए इनकी पोजीशंस क्या हो गई। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो वी की पोजीशन जो पहले 1 थी अब वो हो गई 7। ठीक है, तो वो सेम नहीं है। आई की पोजीशन पहली भी सेकंड थी, अभी भी सेकंड है। आर की पोजीशन पहले थर्ड थी, अब फोर्थ हो गई। टी की पोजीशन फोर्थ थी, अब फिफ्थ हो गई। यू की पोजीशन फिफ्थ थी, अब सिक्स्थ हो गई। और ए की पोजीशन सिक्स्थ थी, वो फर्स्ट हो गई। और एल की पोजीशन सेवन थी, वो सेवन हो गई। तो जो सेम रही वो सिर्फ एक लेटर है, आई, जिसकी पोजीशन पहले भी सेकंड थी, अब भी सेकंड है। हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। कितने वो लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो हमारे यहाँ पे कितने लेटर्स हैं? एक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है 1। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। हमें एक फिगर दी जाएगी, उसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं ये हमें काउंट करने हैं। ठीक है, काफी फिगर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे हम आगे चलेंगे मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा कि कैसे इनको फॉर्मूला लगा के हम फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ इस टाइप की पिक्चर्स होती हैं जिसमें फॉर्मूला नहीं लगता, आपको मेंटली अलर्ट रहना पड़ता है और उनको काउंट करना पड़ता है। तो आइए इसमें काउंट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक स्क्वायर दिख रहा है जिसके कॉर्नर्स पे हमें ट्राइंगल्स हैं, इन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4। ऐसा ही एक स्क्वायर नीचे भी दिख रहा है जहां पे हमें 4 कॉर्नर्स पे हमें ट्राइंगल दिख रहे हैं, 5 6 7 8। और फिफ्थ नंबर पे जो उसका इनवर्स एक ट्राइंगल बन रहा है वो भी हम ले लेते हैं, 9। इसके बीच में हमें 4 ट्राइंगल्स और दिख रहे हैं, 10 11 12 एंड 13। ठीक है, तो यहां तक तो हमारे 13 ट्राइंगल हो गए। लेकिन मुझे एक ट्राइंगल और दिख रहा है और क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं कहा कि छोटे छोटे ट्राइंगल ही देखना है, हमें एक बड़ा ट्राइंगल भी दिख रहा है। कौन सा? देखो ये वाला ब्लू कलर से जो बना है। एंड टोटल ट्राइंगल कितने हो गए? 13 पहले हो गए थे, एक ये हो गया 14। सो दिस बिकम्स योर आंसर। क्वेश्चन में अगर ये दिया जाता कि एक से ट्राइंगल छांटो तो हमारा आंसर 13 होता, लेकिन ट्राइंगल पूछा गया, कैसा भी ट्राइंगल हो हमें तो ट्राइंगल ढूंढना है, वो 14 है। दैट्स व्हाई दिस इज आवर करेक्ट आंसर। Next question, question number 12. Select the pair which follows the same pattern as that followed by the two sets of pair given below. अब हमें दो पेयर दिए जा रहे हैं, उनके बीच का हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। फिर हमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसमें एक पेयर है, हमें पता करना है कि कौन सा वो ऑप्शन है जो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो पहले हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको तरीका क्या सिखाया कि सबसे पहले आप लेटर्स लीजिए, उनके आगे नंबर पार्क कर दीजिए और देखिए वो कितना बढ़ता है कितना घटता है। तो डी से आई जाने में हमें +5 जाते हैं, एफ से के जाने में +5 जाते हैं, जी से एल जाने में +5 जाते हैं। ये हमारा एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। लेट्स सी इफ दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। तो हम नेक्स्ट सेट ले लेते हैं, एमओपी एंड आरटीयू जो दिया हुआ था। एम से आर जाने पे +5, ओ से टी जाने पे +5, पी से यू जाने पे +5, विच मीन्स ये दोनों जो हमें सेट दिए गए थे इनमें +5 करके बढ़ रहा है। आइए चेक करते हैं क्या वो पहला ऑप्शन है टी वी डब्ल्यू और वाई ए बी में। तो टी से वाई जाने में +5 होता है, हाँ जी होता है। वी से ए जाने में +5 होता है, हाँ जी होता है। जब वी से हम आगे बढ़ेंगे जेड के बाद जो दोबारा से अल्फाबेट शुरू करेंगे तो उसमें हम ए को काउंट करेंगे। इसी तरह से डब्ल्यू के बाद बी जाने पर वो +5 हो जाएगा, 26 के आगे 2 को और काउंट कर लीजिए। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये +5 को फॉलो करता है, इसलिए दिस बिकम्स आवर आंसर। ये सही है। हमारा क्वेश्चन का जहां सॉल्यूशन की बात है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस का आंसर नहीं है, एक ही ढूंढना था, वो हमारा फॉलो हो गया है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि है कि नहीं है ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये क्वेश्चन आता है तो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या वो बाकी के जो ऑप्शन थे वो पैटर्न को फॉलो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। आइए चेक कर लेते हैं। FHI एंड EGH
ये फॉलो कर रहा है -1 एंड -1, तो ये हमारे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेट देख लेते हैं, WYZ एंड GIJ, ये +10 और +10 है, तो ये भी हमारे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, जो +5 का दो सेट फॉलो कर रहे थे, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। एंड लास्ट सेट वॉज PST एंड KHG, इसमें जो हमारा पैटर्न है -5, -11 और -13, ये बिल्कुल ही अलग है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट एंड दैट वाज आइडेंटिफाइड लकीली इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। तो हमारा जो टाइम है वहीं पे हम बचा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बहुत आसान तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर भी नहीं आए, आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू विद द राइट सॉल्यूशन ऑफ इट एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द लेटर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ y if the given sheet is folded to form a cube? अब हमें एक शीट दी जा रही है जिसके अंदर लेटर्स लिखे हुए हैं, उनको फोल्ड करके हमें क्यूब बनाने हैं और हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन y के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, अगेन जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था, मेंटली इसको डाइस बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम जब इसको फोल्ड करेंगे, एक क्यूब या डाइस बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, z v के साथ आ जाएगा और y के सामने आ जाएगा, u x के सामने आ जाएगा और v और w सामने सामने आ जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से हमारा क्यूब फॉर्म होगा। हमें क्या पूछा जा रहा है, y के अपोजिट में क्या आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप फोल्ड करेंगे तो z जो है y के सामने आ जाएगा, इसलिए दैट बिकम्स आवर आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, तो उससे आपको ये मेंटली इमेजिन करना आसान हो जाएगा। मैं आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको और क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करने के लिए देते जाऊंगा, सॉल्व करते जाऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो रीजनिंग के बहुत ज्यादा चैलेंजिंग ये सेक्शंस होता है, स्कोरिंग होता है, टाइम सेविंग होता है, तो इस सेक्शन को मास्टरी करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आपको हर नए वीडियो सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, देन हाउ इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड फर्स्ट डे ऑफ द सेम ईयर रिलेटेड? और हमें चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए क्वेश्चन, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना, हाईली स्कोरिंग होता है ईयर वाले क्वेश्चंस को, एक लॉजिक इसके अंदर लगता है, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। कंडीशन उसने क्वेश्चन में हमें दी, इफ द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, तो जब कोई ईयर लीप ईयर नहीं होगा तो उसमें कितने दिन होंगे, 365, क्योंकि जब लीप ईयर होता है कितने दिन होता है, 366, तो यहां पर हुए 365। 365 को हम कैसे लिख सकते हैं, 364 प्लस 1। क्यों किया 364 प्लस 1? क्योंकि 364 का मतलब हो गया 52 वीक्स, यानी 52 हफ्ते, 7 दिन के 52 हफ्ते। ठीक है, और प्लस 1 डे, इसका मतलब क्या हुआ, 52 हफ्ते हैं उनको आप एज इट इज 0 कर सकते हैं, और बचा हुआ 1 डे यानी कि जो फर्स्ट डे बनेगा अगले साल का, वो लास्ट डे के बराबर होगा, विच मीन्स बोथ डेज विल बी इक्वल। इसको आप कैलकुलेट करके देखिए कि आज अगर 1 तारीख है, ठीक है, प्लस 7 कर देता हूं मैं, तो 8 आता है। तो अगर आज मंडे है तो 8th को भी मंडे होगा, आज वेंसडे है तो 8th को भी वेंसडे होगा। उस 7 को आप बीच में माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो घूम करके वापस आपको जब 8th आएगी तो आपका मंडे आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए डिवाइड बाई बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी। ये हमें सिंबल्स दिए हुए हैं, उन सिंबल्स के मीनिंग दिए हुए हैं। इन t इंटू एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस जेड, ये हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है, हाउ इज t रिलेटेड टू z यूजिंग द सेम मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एज गिवन अबव? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, वंस अगेन चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हमें इसमें से चूज करना है। मैं आसान तरीका सिखाता हूं आपको कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको रिप्लेस कर लीजिए जो जो हमें टर्मिनोलॉजी दी थी उससे। तो t इंटू एक्स दिया गया, तो t इंटू एक्स में इंटू का क्या मतलब था, फादर, तो हमने इसको लिख लिया t इज फादर ऑफ x। ठीक है, सेकंड दिया x डिवाइड बाई y, तो x डिवाइड बाई y का क्या मतलब हुआ, x इज सिस्टर ऑफ y। ठीक है, क्योंकि डिवाइड का मीनिंग क्या था, सिस्टर। नेक्स्ट हम हमें दिया y प्लस जेड, प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर, तो y प्लस जेड का क्या मतलब हो गया, y इज ब्रदर ऑफ z। ठीक है, आई अब देखिए नीचे से शुरू करते हैं। y इज ब्रदर ऑफ z मतलब क्या हुआ कि जो y और z है वो दो ब्रदर्स या दो सिबलिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, x इज सिस्टर ऑफ y मतलब क्या, y और z
दोनों सिबलिंग्स थे, ये ब्रदर्स थे, तो एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई का मतलब क्या हुआ कि एक्स भी जेड की सिस्टर हो गई। हमें जेड को इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि जेड से हमें रिलेशन निकालना है, हाउ इज टी रिलेटेड टू जेड हमें पूछा गया है। तो यहां पर वाई और जेड दोनों ब्रदर्स थे या सिबलिंग्स थे, एक्स वाई की सिस्टर है तो जेड की भी सिस्टर होगी, तो इसलिए एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड। टी इज फादर ऑफ एक्स, तो अगर टी एक्स का फादर है और एक्स जेड की सिस्टर है तो टी इज फादर ऑफ जेड ऑल्सो। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन पूछा था, हाउ इज टी रिलेटेड टू जेड, टी इज फादर ऑफ जेड, ये हमने निकाला है अभी अभी, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हुआ ना आसान तरीका, फटाक से सॉल्व कर लिया ना आपने, वंडरफुल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग एंड माइटी इज रिटन एज समथिंग, soft yet strong is written as something, how is strong written in the given language। ठीक है, बहुत आसान तरीका, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से चूज करना है कि स्ट्रॉन्ग की जगह पे क्या आएगा। बहुत आसान तरीका सिखाता हूं, आप क्या लिखिए, स्ट्रॉन्ग एंड माइटी, उसकी जगह पे क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए। सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग, इसको देखिए, इसकी जगह पे 3 टर्म्स हैं वो लिख लीजिए। अब देखिए, अब फर्स्ट और सेकंड फ्रेज के अंदर कहां कहां पर कॉमन टर्म्स आ रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एक वर्ड है जो कॉमन आ रहा है, और फर्स्ट फ्रेज का जो मीनिंग है और सेकंड फ्रेज का जो मीनिंग है उसमें कौन कौन सी कॉमन चीजें आ रही हैं, टीके एंड टीके। हमसे क्या पूछा गया, हाउ इज स्ट्रॉन्ग रिटन इन द गिवन लैंग्वेज, जो स्ट्रॉन्ग जो 2 बार कॉमन आया था उसकी जगह पे टीके टीके कॉमन आया, और बाकी सारे यूनिक वर्ड्स थे, सारे के जो फ्रेज के मीनिंग्स थे वो भी यूनिक थे, तो टीके विल बी द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग, एंड इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको सिखाया इसको सॉल्व करने का, देख करके सॉल्व कर सकते हैं आप, इसमें बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल कम इन अ प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क in the following equation if plus and minus are interchanged and into and divide by are interchanged। हमें यहाँ पे कोई सीक्वेंस दी जा रही है, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, उनको इंटरचेंज करने की कंडीशंस दे दी है उन्होंने, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसमें से हमें चूज करना है। आइए आसान तरीका सिखाता हूँ, हमें दिया गया 162 इंटू 9 माइनस 452 प्लस 7 डिवाइड बाई 9, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके पहले हमें 2 कंडीशन दी गई है वो हमें करनी है। तो पहले कंडीशन है प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दीजिए, लीजिए कर लेते हैं जी। अब हो गया 162 इंटू 9 प्लस 452 माइनस 7, हमने प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दिया। अब हमें करना है इंटू और डिवाइड बाई को इंटरचेंज किया, तो ये बन गया 162 डिवाइड बाई 9 प्लस 452 माइनस 7 जो पहले लिख लिए थे इंटू 9। ठीक है, इंटू और डिवाइड को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो बॉड मास को लगाते हुए 162 डिवाइड बाई 9 बन गया 18, मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट, 7 इंटू 9 किया तो ये बन गया 63, और माइनस 7 था इसलिए माइनस 63 बन गया। अब हमारे पास क्या टर्म बच गया, प्लस और माइनस के। ठीक है, तो 18 प्लस 452 माइनस 63, इसको हमें सॉल्व करना है। 18 प्लस 452 कितना हो गया, 470। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई, 470 माइनस 63 विच विल बिकम 407। स्ट्रेट अवे हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो इक्वेशन दी थी उसको टर्म चेंज करते जाओ, जैसे जैसे बोला है उसको सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करने के लिए स्ट्रेट अवे सॉल्व नहीं करना, बॉड मास को लगाना है, वही एक तरीका है इसको लगाने का। बॉड मास क्या है, BODMAS, सबसे पहले आता है B फॉर ब्रैकेट्स, तो जब भी पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स लगेंगे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। O इज ऑर्डर्स, जो डिग्रीज होती हैं, पावर्स होती हैं और रूट्स होते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। देन कम्स D डिवीजन, then comes M multiplication, and then comes A addition and S subtraction। तो इस तरह से बॉड मास का रूल अप्लाई करते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं रीजनिंग के एग्जाम्स में, बहुत सारे बच्चे इनको सॉल्व करते हुए गलती कर जाते हैं, और जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें कोई ना कोई ऑप्शन ऐसे जरूर होते हैं जो आप गलत सॉल्व करेंगे तो भी मिलेगा, आपको लगेगा यही मेरा आंसर है, लेकिन नहीं, राइट तरीका सॉल्व करने का हमेशा ध्यान रखो, बॉड मास BODMAS यही अप्लाई करना है, इसी को लगाते हुए सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, हमेशा स्कोरिंग रहेगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, select the combination of letters that when sequentially placed in the blanks of the given series will logically complete the series। तो हमें एक सीरीज दी जा रही है, उसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं, हमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें कौन से हम लगाएं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो पूरी हो जाए, लॉजिकली कंप्लीट हो जाए, एक पैटर्न फॉलो करे, वो हमें ढूंढना है। ठीक है, आइए कैसे करते हैं। सबसे पहले
जो हमें सीरीज दी जा रही है पहला ऑप्शन, हमने उसको फिल इन द ब्लैंक्स की जगहों पे फटाफट लिख लिया, ठीक है। इसमें देखिए कुछ पैटर्न बनता है क्या, सेकंड को लिख लिया, थर्ड को लिख लिया, फोर्थ को लिख लिया। अमूमन क्या होता है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं हिट एंड ट्राई से सॉल्व किए जाते हैं, इसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता कि इसको ऐसे कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसको आपको हिट एंड ट्रायल से करना होता है, मेंटली करने की बजाय इसको लिख के कीजिए, गलती होने का चांस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें पहले वाले ऑप्शन में क्या बन रहा है, एक पैटर्न बनता है क्या, हम पहले 5 टर्म देखते हैं ए बी सी, नेक्स्ट 5 देखते हैं ए बी सी, थर्ड देखते हैं ए बी सी, फोर्थ देखते हैं ए बी सी। तो एक सेट पैटर्न फॉलो हो रहा है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, लगातार फॉलो हो रहा है। तो हमें यही पूछा गया था कि जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसमें से कौन से लेटर्स को हम रख दें फिल इन द ब्लैंक्स में तो एक पैटर्न बन जाए, वो हमारा यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए दैट इज वन ऑफ द प्रोबेबल आंसर। हम देखते हैं कि कहीं हमारा लॉजिक गलत तो नहीं हो रहा, तो बाकी को भी चेक करके देख लेते हैं एक जल्दी से। तो हमने सेकंड वाले टर्म्स को भी फिल कर लिया था, उसमें पैटर्न देखते हैं। तो हमारा बनता है ए बी सी, दूसरे में बनता है ए बी, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं होता, इसलिए दिस इज नॉट आवर आंसर। थर्ड में देखते हैं ए बी सी, दूसरा सेट ए बी सी, ये भी बन रहा है। थर्ड सेट ए बी सी, यहाँ नहीं बन रहा, इसलिए दिस इज नॉट द आंसर। फोर्थ में ए बी सी, हो सकता है कि ये नया पैटर्न निकल रहा हो इसके अंदर। दूसरा सेट देखते हैं ए बी ए, तो इसमें हमारा फर्स्ट वाले से मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर पूरा एक सेट पैटर्न आखिरी तक फॉलो हुआ, दैट बिकम्स आवर आंसर। आ गया समझ में? वंडरफुल। एक लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, रीजनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, इट्स ऑल्सो अबाउट बाइंग टाइम फॉर द मैथ सेक्शन। जितनी जल्दी आप इस रीजनिंग के सेक्शन को खत्म करेंगे उतना टाइम आप मैथ सेक्शन के लिए बचा लेंगे, जिसमें आपका टाइम बहुत कंज्यूम होने वाला है। दिस इज द एंड ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। इस पार्ट में इतना ही। लेट्स कवर द रेस्ट ऑफ द सेक्शन इन लास्ट पार्ट। Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.